जीएसटी का रिवीजन स्टार्ट करते हैं सप्लाई से। बड़ा प्यारा सा चैप्टर, सिंपल सा चैप्टर, बट कुछ अमेंडमेंट्स भी है तो एग्जाम में आने के चांसेस भी है। ठीक है, चलो ध्यान देना सर, ये रिवीजन है, डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा टॉपिक का, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। वो पॉइंट्स बताऊंगा जहां पर आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, जहां गलती होने की बहुत स्कोप है, और मुझे लगता है जहां जहां पर इंस्टीट्यूट इस बार एग्जाम में टच कर सकती है। ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी। बाकी तो जब वो आरटीपी का सॉल्यूशंस डालूंगा, आरटीपी आ गई, आरटीपी का सॉल्यूशन डालूंगा तो आरटीपी के सॉल्यूशन में भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर ध्यान रखना, किन बातों का ध्यान रखना। मैंने इनकम टैक्स का डाला, उसको देखना, बहुत सारी चीजें बताई है, छोटी छोटी बात ध्यान रखने वाली, बहुत छोटी छोटी बात बताई है ध्यान रखने वाली। ठीक है, चलो सप्लाई अंडर जीएसटी। सबसे पहले इन्होंने गुड्स को डिफाइन किया था। गुड्स मतलब सिंपल, हमने क्या बोला, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। फिर क्या इंक्लूड करेंगे, एक्शनेबल क्लेम। ये एक जिंदगी की जंग हो गई है, ये एक बहुत बड़ी जिंदगी की जंग हो गई है, एक्शनेबल क्लेम। अभी तक तो मैं इसको नॉर्मली ऐसे ही पढ़ के निकलता था और प्यार से बोल देता था सर एक्शनेबल क्लेम हम पढ़ते हैं सर, बट वो भी शेड्यूल 3 में चले जाता है और उसमें भी हम बोल देते हैं अदर देन लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग। पर अब क्या है, दुनिया बहुत बदल गई सर। अब इन्होंने स्पेसिफाइड कर दिया है, एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड क्लेम्स, जिनको स्पेसिफाई करके कुछ चीजों को बाहर किया है और जिसमें कसिनोस और कुछ चीजें और ऐड की गई है, अभी अपन आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक्शनेबल क्लेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डैम इंपॉर्टेंट, चाहे एमसीक्यू के लिए बोल लो, चाहे कोई बड़े क्वेश्चन के लिए बोल लो। ठीक है, तो एक्शनेबल क्लेम हम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक, फिर बाकी तो ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड व्हिच आर एग्री टू बी सर्व बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, ये सिंपल है। फिर हमने बोला था सर टैक्सेबल सप्लाई। मेरी स्पीड ऐसे ही रहेगी क्योंकि कुछ टॉपिक ज्यादा इजी है तो वहां स्लो नहीं करूंगा मैं, जहां पर लगेगा कि नहीं इसे रुक के समझना है, पेशेंस रखना है, वहां स्लो रहूंगा मैं। टैक्सेबल सप्लाई क्या बोला था हमने सर, सिंपल सी बात है सर, जिस पे जीएसटी लगने की बात है। ठीक है, सिंपल सी बात। टैक्सेबल टेरिटरी सर हमने बोला इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सप्लायर सर ऐसा कोई भी पर्सन जो गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है या फिर उसका एजेंट भी हो सकता है सर। रिसिपिएंट, इसकी डेफिनेशन पढ़ना चाहिए क्योंकि एक बार आया हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है इन केस कभी दोबारा आ जाए, वैसे अभी तो नहीं आने के चांसेस है क्योंकि अभी इंस्टीट्यूट के पास बहुत कुछ अच्छा पूछने के लिए, बट इंस्टीट्यूट कुछ भी कर सकती है। जब भी नया सिलेबस होता है, नया कुछ होता है, इंस्टीट्यूट पहले पेपर में सबसे इजी चीजें पूछती है, सबसे इजी चीजें पूछती है। तो जो नए चैप्टर्स होते हैं, नई चीजें होती है, उसमें बहुत इजी चीजें पूछती है, जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई, उसमें बहुत इजी वाला टॉपिक आने वाला है, एकदम इजी वाला आएगा। कोई इंस्टीट्यूट मैथ से बड़ा इजी सा आ जाएगा, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स बड़ा इजी सा आ जाएगा उसमें से बोल रहा हूँ मैं ना, बाकी सब में से नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बाकी सब तो जन्मों से थे ना सर, चार्ज वगैरह तो पहले से थे। ठीक है, तो रेसिपिएंट में हमने क्या बोला था सर, सिंपल सी बात है सर, इन केस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वेयर द कंसिडरेशन इज पेबल, जहां कंसिडरेशन पेबल है तो उस केस में सर जो पर्सन कंसिडरेशन पे करता है। सर अगर कंसिडरेशन पेबल नहीं है तो सर जिसको गुड्स डिलीवर किया गया है या गुड्स अवेलेबल करवाया गया है। सर तीसरा केस, इन केस ऑफ सर्विसेज अगर कंसिडरेशन पेबल नहीं है तो जिसे सर्विसेज रेंडर की गई है सर। ठीक है, क्या इसमें एजेंट्स भी इंक्लूड हो जाएंगे? यस, एजेंट्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। फिर हमने बोला था सर सर्विसेज मतलब क्या होता है, अदर देन गुड्स, मनी, सिक्योरिटी, बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन। ठीक है, सीए फाइनल के लिए इसमें भी अमेंडमेंट है, आप लोग के लिए नहीं है, सीए फाइनल के लिए। उसके बाद है स्कोप ऑफ सप्लाई। ठीक है, स्कोप ऑफ सप्लाई में हमने सर सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने बोला था सर 5 पैरामीटर्स है, उसके बेसिस में हम डिसाइड करते हैं कि कोई भी चीज सप्लाई है कि नहीं। अगर सप्लाई है तो जीएसटी की बात है, और अगर सप्लाई नहीं है तो फिर बात ही हम क्यों कर रहे हैं जीएसटी की। तो 5 बातें क्या क्या थी, सबसे पहले क्या होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन। तीसरा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। चौथा टैक्सेबल पर्सन। पांचवा टैक्सेबल सप्लाई। फिर हमने सर कंसिडरेशन को डिफाइन किया था। कंसिडरेशन में हमने बोला था सर एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, ये ध्यान रखना। बट इसमें क्या नहीं आता, क्या नहीं आता सर, सब्सिडीज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। वैसे तो इसको अलग से ना भी याद रखो तो भी आराम से याद रहेगा, क्यों सर, क्योंकि हम जब वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं तब हम वहां पर एक्सक्लूड करते हैं सर जो भी सब्सिडीज गवर्नमेंट से मिलती है, तो इसका ट्रीटमेंट तो वहां भी समझते हैं सर। ठीक है, अगला है सर कंसिडरेशन में हो सकता है सर
कि आपको कोई आदमी पैसा ना दे, तो सर कोई मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियंस, कुछ करके दे रहा है या कुछ नहीं करके दे रहा है जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है सर, तो सरकार ने बोला वो भी कंसिडरेशन में काउंट होगी। बट वही बात है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडीज नहीं आती है सर, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखना कि कोई डिपॉजिट है, अगर वो डिपॉजिट रिफंडेबल है तो वो कंसिडरेशन नहीं है, अगर वो डिपॉजिट आगे एडजस्ट होने वाला है तो वो कंसिडरेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं सर, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट वैसे बहुत सिंपल और नॉर्मल हो चुका है अब, बट स्टिल मेरे को लगता है अभी भी ये पॉइंट का रिलेवेंस बनता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट अभी भी इसको टच करके चेक कर सकती है कितने लोग अमेंडेड चीजें पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय एनी पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर कॉन्स्टिट्यूट और वाइस वर्सा, याद है सर, जहां पर मैंने आपको बोला था सर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या उसको उसके मेंबर्स गुड्स या सर्विसेज दे रहे हैं या एसोसिएशन ऑफ पर्सन अपने मेंबर्स को गुड्स या सर्विसेज दे रहा है। पहले क्या होता था, ये शेड्यूल 2 में कवर था, अब शेड्यूल 2 से उठा के इसको सेक्शन 7 की डेफिनेशन के अंदर कवर कर रहे हैं, सेक्शन 7 मतलब सब सेक्शन क्लॉज वगैरह में डाल के कवर कर दिए। तो इन्होंने प्यार से ये बोला भैया ये सप्लाई है, ये सप्लाई है। पहले क्या होता था, वहां पर सिर्फ गुड्स लिखा हुआ था, अब इन्होंने बोला सर कि अगर मेंबर अपने एसोसिएशन ऑफ पर्सन को अगर गुड्स या सर्विसेज दे रहे हैं या एसोसिएशन ऑफ पर्सन अपने मेंबर को गुड्स या सर्विसेज दे रहा है तो वो सप्लाई है और उस पर जीएसटी है। आई बात समझ। फिर हमने बोला था इंपोर्ट ऑफ सर्विस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो कभी ऐसे मजाक करना ही नहीं सर इसके साथ। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, पहले तो ये चेक करना सर कंसीडरेशन है कि नहीं है, अगर कंसीडरेशन है तो आंख बंद करके टैक्सेबल है, फिर इसके बाद वो चाहे बिजनेस से रिलेट करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। बट अगर कंसीडरेशन नहीं है तो हम जंग लड़ना चालू करते हैं सर कि भैया क्या सामने वाला रिलेटेड पर्सन है या डिस्टिंक्ट पर्सन में कवर होता है। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन मैं आपको पहले भी बोल रहा हूं और आज भी बोल रहा हूं और अभी भी बोल रहा हूं, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन अच्छे से देख के जाना, क्योंकि सर रिलेटेड पर्सन अगर नहीं देख के जाओगे कहीं थोड़ा भी घुमाया तो वो आपको उसमें घुमा देगा रिलेटेड पर्सन में। तो रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन, और प्लस क्या चेक करना होता है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है कि नहीं। अगर ये बातें हैं तो सरकार बोलती है भैया फिर टैक्सेबल है, और अगर सामने वाला रिलेटेड पर्सन भी नहीं है, डिस्टिंक्ट पर्सन भी नहीं है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी नहीं है, कंसिडरेशन भी नहीं है, तो सरकार बोली फिर टैक्सेबल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने शेड्यूल 1 पढ़ना स्टार्ट किया था, याद है शेड्यूल 1 क्या था, ऐसी ट्रांजैक्शन जो विदाउट कंसीडरेशन है बट सरकार बोलती है हम इसे सप्लाई मानते हैं, और अगर हम इसे सप्लाई मानते हैं तो इस पे जीएसटी की बात आएगी। तो सरकार ने सबसे पहला बोला था सर परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, बट इसमें ये याद रखना वेयर आईटीसी हैज बीन टेकन। सर आईटीसी लिया है ये छोटी बात है, बट एग्जाम में यही बात ना आपको ले देगी सर। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सामने वाले ने आईटीसी लिया, अगर एग्जाम में ये दे दिया कि आईटीसी नहीं लिया तो उसको सप्लाई मत मानना और उस पर जीएसटी की बात नहीं आती। आ रहा समझ। एग्जाम में इनाम नहीं लिखेगा ना, एग्जाम में ऐसा लिखा रहेगा कि एक पर्सन था जिसने फर्नीचर का काम करता था, वो फर्नीचर घर लेके चले गया बट उस फर्नीचर पे आईटीसी नहीं लिया है। आपके दिमाग में ऐसे क्लिक करना चाहिए परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, ठीक है, याद रखना। उसके बाद अगला था सर, याद करो प्रिंसिपल और एजेंट वाली भी कहानी थी, वो तो चलो नीचे कवर हो जाती है। ये डिस्टेंट वाली याद है सर, जहां पर डिस्टेंट पर्सन अरम इंस्टीट्यूट रायपुर, अरम इंस्टीट्यूट मुंबई अगर गुड सप्लाई कर रहे हैं तो सर विदाउट कंसिडरेशन भी है तो भी सरकार इसको क्या मानती थी, सप्लाई, और रिलेटेड पर्सन भी इसमें कवर है। प्लीज यहीं से रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन कवर होती है, और ये रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन हर कोई अच्छे से देख के जाना, नहीं तो फंस जाओगे सर, ठीक। इसमें हमने गिफ्ट की बात करी थी सर, गिफ्ट कितने तक वैल्यू तक, 50,000। कौन किसको दे सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को, उससे ऊपर का हुआ तो सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी की बात आ जाती है सर। 50,000 तक का गिफ्ट अलाउड है। मैंने आपको लॉजिक भी बताया था कि वो इनकम टैक्स से मैचिंग प्रिंसिपल पे लाना चाहते हैं कि 50,000 तक का चीजें अलाउ करेंगे। फिर हमने बोला था सर सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट, हमने क्या बोला था सर, अगर प्रिंसिपल एजेंट को दे और एजेंट आगे अपने नाम पे काम करे तो सर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच के ट्रांजेक्शन को सप्लाई माना जाएगा। पर सर मान लो प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया और एजेंट प्रिंसिपल के नाम पे आगे सेल कर रहा है, तो उस केस में सरकार बोलती है फिर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच के ट्रांजेक्शन को अपन सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला पॉइंट अभी हमने कवर किया था सर।
वर्क विजिट वगैरह अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉय को तो वो टैक्सेबल नहीं होता सर। स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर याद रखना, ब्रांच ट्रांसफर तो लोगों को याद रहता है बट स्टॉक ट्रांसफर लोग भूल जाते हैं। तो स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर दोनों केसेस में डिस्टिंक्ट माना जाता है और टैक्सेबिलिटी होती है चाहे कंसिडरेशन ना हो, ठीक है। फिर देखो सर अगला, सप्लाई ऑफ यूज्ड व्हीकल सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स बाय द गवर्नमेंट, ये सब जीएसटी के एम्बिट में फॉलो होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने शेड्यूल 2 पढ़ा था। शेड्यूल 2 में तो इन्होंने बताया, क्या बताया था, स्पेसिफाई किया था हम किसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हैं, किसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलते हैं। तुमको क्या लगता है, तुम अपने घर में रखो। आई बात समझ? देखो इसमें सबसे पहले देखो ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, ये बहुत सिंपल है सर, इसको लिस्ट पढ़ना होता है, इसको याद मत करने चल जाना, इसको सिर्फ रीड करना होता है। आप रीड करो, एक बार आप इसको प्रॉपर समझ लियो तो मोर देन इनफ है सर। इसको एक बार रेगुलर क्लासेस में भी समझाओ तो मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से। मैंने आरटीपी अभी पूरी तो नहीं देख पाया था यार, टाइम ही नहीं हो पाया, बट हाँ आरटीपी का जो मैंने केस सिनेरियो और एमसीक्यू देखा था उसमें इस पॉइंट को लेकर एक क्वेश्चन है सर, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। एकदम ऐसा नहीं है कि टफ घुमा दिया, एकदम घुमाइच दिया, बट उसने चेक करा है कि कितने बच्चों को ये समझ आ रहा है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज की कैटेगरी पे कवर हो रहा है, ये चेक किए। तो मतलब ऐसा नहीं है एकदम टफ ही क्वेश्चन कर दिया था, बट हाँ उसको टच किया है वो उस पॉइंट को, तो इसको थोड़ा ध्यान रखने वाली बात। बाकी ये सब पॉइंट्स, हाँ मेरे हिसाब से ये पॉइंट, इस पॉइंट का रिलेवेंस बहुत है अभी भी, क्योंकि सर ये ना अभी भी इंस्टीट्यूट मैट में हाईलाइटेड है, अलग से अलग कलर में है। मतलब इंस्टीट्यूट इसको सामने से बोल रही है कि भैया देखो ये हाईलाइटेड है, हमने अभी तक इस पोर्शन को टच नहीं किया, क्या पता कभी ना कभी हम इस पोर्शन को टच करेंगे सर। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, कुछ करने से मना करना, टू टॉलरेट एन एक्ट, कोई कुछ कर रहा है उस चीज को सहना, ठीक है, और अ सिचुएशन, और टू डू एन एक्ट, किसी के लिए कुछ करना, ये तीन बातें सर, ठीक है। इससे रिलेटेड नीचे अपन पढ़ेंगे भी सर। इसके बाद और नीचे आते हैं सर, इसके बाद सर्कुलर वाली कुछ बातें थी, जो सर्कुलर से हमें कुछ याद रखना है सर। ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट, याद है ना सर, टेनेंसी राइट ये हम पहले भी समझते थे सर, मालिकाना हक, तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाता था। जीएसटी इज अट्रैक्टेड ऑन स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस, इस पे ध्यान रखना। इनकम टैक्स का क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। इनकम टैक्स में अपन याद है एलआईसी पढ़े थे, बहुत गजब चेंजेस है एलआईसी में, तो एलिजिबल एलआईसी, ट्रिपल ई एलआईसी, उसमें ना एक पॉइंट पे खेल दिया कि एलआईसी के प्रीमियम पे जीएसटी लगता है क्योंकि एलआईसी एक सर्विसेज है, उस पे जीएसटी लगता है। तो बात ये है कि सर जीएसटी लगता है, तो जब हम एलआईसी की वैल्यू देखते हैं, एलिजिबल एलआईसी की और ट्रिपल ई एलआईसी की, और उसमें जब हम प्रीमियम के लिए 5 लाख की लिमिट देखते हैं, तो वो 5 लाख की लिमिट के लिए जीएसटी वाले अमाउंट को इंक्लूड करना है, इस पे क्वेश्चन बना दिया साले ने, जबकि पॉइंट एकदम छोटा सा है, ऐसा नहीं कोई एकदम ड्रास्टिक बड़ा सा पॉइंट था, बट वो उस छोटे से पॉइंट को लेके क्वेश्चन बना दिया और चेक किया कि कितने बच्चे अमेंडमेंट ढंग से अंदर से पढ़ के आ रहे हैं। तो हमें सर प्रीमियम लेना होता है, जीएसटी वाला पार्ट नहीं लेना होता है, ठीक है। ये मैंने वैसे आप लोग को अमेंडमेंट नोट्स जो प्रोवाइड किए उसमें है ये, ठीक, बट ध्यान रखने वाली बात है, अच्छी बात है। फिर देखो सर, ग्रांट ऑफ टेनेंसी राइट्स इन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग अगेंस्ट अ टेनेंसी प्रीमियम, ये तो एग्जेम्प्ट होता है सर, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल 3 क्या था सर, नेगेटिव लिस्ट, सिंपल से प्यार से नेगेटिव लिस्ट, सरकार बोलती है इस पे हम जीएसटी की बात करते ही नहीं सर। सबसे पहला सर्विसेज बैन, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, याद रखना सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। ये वो इससे क्वेश्चन घुमा सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है तो एग्जेम्प्ट है, एग्जाम नहीं बोल सकते, नॉन टैक्सेबल, टैक्सेबल ही नहीं है सर, ठीक है। सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, इनको तो छोड़ के रखे सर। फंक्शन परफॉर्म बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज, एमएलएज, इनको छोड़ देते सर। फिर सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरल, सेरेमोटोरियम और मॉर्चुरी सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज, मरे हुए आदमी को लेके जा रहे हो, नॉन टैक्सेबल, ठीक है। जिंदा आदमी को एम्बुलेंस पे लेके जा रहे हो, टैक्सेबल तो है बट सरकार एग्जेम कर देती है, ठीक है। फिर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, सरकार इसको बोलती है छोड़ देते भाई, क्योंकि वो गुड्स के डेफिनेशन से भी वैसे ही बाहर। एक्शनेबल क्लेम, इसका मैटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है सर, एक्शनेबल क्लेम मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है,
हम एक्शनेबल क्लेम को शेड्यूल 3 से बाहर करते हैं, अदर देन लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग, बट कुछ चीजें और ऐड हुई है, मैं नीचे अमेंडमेंट में दिखाऊंगा आपको, ठीक है। फिर सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। सर इंडिया के बाहर बाहर काम हो रहा है, सरकार बोली वैसे भी जीएसटी में कवर भी नहीं होता, ठीक। सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरिंग फॉर होम कंजम्पशन। कोई कस्टम में गुड्स आया, उसको घर ले जाने से पहले ही आप किसी और को बेच दे रहे हो सर, वेयर हाउस में पड़ा हुआ था, वेयर हाउस से किसी और को बेच दियो, घर लेके ही नहीं गए हो सर, तो उस केस में सरकार बोलती है वो टैक्सेबल नहीं है। वैसे भी यहाँ नहीं करेंगे, वो कस्टम में वैसे भी टैक्स लेते हैं, तो यहाँ क्यों लगाएंगे, डबल डबल थोड़ी लेते रहेंगे सर। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन, ये याद है मैं बोला था रास्ते में गुड्स है सर, रास्ते में हाई सी सेल वो लगता है, तो मैं आपको रास्ते में ही गुड्स है रास्ते में ही बेच दिए सर, शिप अभी पहुंची भी नहीं थी सर, तो सरकार बोलती है इसको यहाँ कवर नहीं करते सर, हम कस्टम में बात करेंगे, आओ ना कस्टम में। उसके बाद सर कुछ नोट्स थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो एकदम समराइज पॉइंट ऑफ व्यू से थे। देखो सर, सर्विसेज सप्लाइड आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर अ कंसिडरेशन टैक्सेबल, आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो शेड्यूल 3 में कवर हो जाता है। उसके बाद सर्विस सप्लाइड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कोई भी सर्विसेज हो वो टैक्सेबल होगी सर, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, ठीक है। अमाउंट रिसीव बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एन एम्प्लॉयर ऑन अ प्रीमैच्योर टर्मिनेशन, प्रीमैच्योर वो ग्रेच्युटी प्रोविडेंट फंड जो बोल लो सर, ये सब का रिट्रेंचमेंट बेनिफिट, ये सब का पैसा मिलेगा, टैक्सेबल नहीं होता, वो सैलरी का पार्ट होता है। नॉन कंपीटिंग फीस टैक्सेबल, हमेशा से टैक्सेबल होती है सर, क्योंकि भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में होती है सर। फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये लोगों को आप पैसा दे रहे हो, टैक्सेबल है सर, याद रखना सर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये लोग नहीं कवर होंगे सर, ये तो होल टाइम काम करते हैं सर, ठीक है। इसके बाद है सर, जीएसटी इज नॉट लेविएबल ऑन द फी और पेनल्टी और प्री डिपॉजिट अमाउंट चार्ज बाय द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ऑफिस। ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जो स्टार्टिंग में अपन पैसा जमा करते हैं ना, वो सब छोड़ दिए सरकार। उसके बाद हमने बोला था सर रेम्यूनरेशन, अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को पे कर रहे हो, देखो नॉर्मली अगर कोई डायरेक्टर एम्प्लॉयड है तो वो वैसे ही कवर्ड नहीं है सर, उसके अलावा कोई और डायरेक्टर है, किसी को आप पैसे पे कर रहे हो, याद रखना सिटिंग फीस, याद है ना डायरेक्टर सिटिंग फीस, वो तो वहां पर भी काम का होता है, इनकम टैक्स और जीएसटी में भी। अगर डायरेक्टर सिटिंग फीस पे कर रहे हो तो सर उस पे जीएसटी है और रिवर्स चार्ज में, ठीक है, कंपनी पे करती है, क्योंकि वो अदर देन रेम्यूनरेशन होता है, ठीक है। इसके बाद आगे और कहानी बढ़ती है, सर्कुलर्स भी थी कुछ इंपॉर्टेंट, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड ऑफ कन्वीनियंस, अपन याद है इसको बहुत अच्छे से कवर किए थे सर। ट्रक जा रही है, ट्रक में सामान जा रहा है, अरे सामान जो है उस पे जीएसटी है, ट्रक पे थोड़ी जीएसटी है सर, बट अगर वही ट्रक रिपेयर पर्पस के लिए चले गए सर, तो सरकार बोलती है आओ बैठो, फिर इस पे जीएसटी भी है सर, आ रही बात समझ। फिर यही सेम बात एयरक्राफ्ट इंजन वगैरह पार्ट्स एसेसरीज, इनके साथ भी यही बात थी सर, अगर आगे रिपेयर वगैरह पर्पस के लिए, सरकार बोली बिल्कुल डेफिनेटली आपके लिए जीएसटी है सर। फिर प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, याद है ना सर, मैंने खुद मटेरियल दिया, खुद सब कुछ दिया, उसको बोला सिर्फ प्रिंट करके दे दे, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है सर, और वो बंदा पूरा प्रिंट विंट सब उसके पास पहले से पड़ा है, मैं जाके सिर्फ खरीद रहा हूं, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। फिर है सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय जॉइंट वेंचर टू इट्स मेंबर, सर जॉइंट वेंचर अपने मेंबर को सप्लाई कर रहे हैं तो सर्विसेज है, मेंबर जॉइंट वेंचर को सप्लाई कर रहे हैं तो भी सर्विसेज है, बट सरकार बोली दोनों के बीच में सिर्फ कैश कॉल्स हो रहे हैं, सिर्फ पैसे का लेन देन हो रहा है, तो सरकार बोलती है उसको सर्विसेज नहीं माना जाता, उसको सप्लाई में कवर नहीं होता। मतलब जो मेंबर कंट्रीब्यूट करते, सिर्फ अगर पैसे दे रहे कंट्रीब्यूट कर रहे उसके लिए कोई सर्विसेज नहीं है, तो सरकार बोलती है उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं माना जाता। फिर अपन ने ये पढ़ा था सर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, याद है ना सर, इसको बहुत अच्छे से बताया था कि हर बैंक्स को कुछ परसेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में देना पड़ता है, नहीं दे पाते तो हम क्या करते हैं दूसरे से खरीद लेते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, सरकार बोली ये इस पे जीएसटी है सर। रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स, रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स, सर टायर घस गए पुराने हो गए, अब उन्हीं टायर को अपन क्या करते हैं रीमोल्ड करवा लेते हैं, तो सरकार बोलती है ये जो आप रीमोल्ड करवा रहे हो ना ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, इस पे जीएसटी है सर, आई बात समझ। फिर सर जीएसटी होनारियम, याद है ना सर, गेस्ट एंकर आते हैं सर, अपना टाइम देते हैं, हम उनको जो टाइम दे रहे हैं वो आके स्पीच दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, उसका जो हम उन्हें पैसा दे रहे हैं, सरकार बोली उस पे जीएसटी है सर, ठीक है। इसके बाद देखो सर सेल ऑफ लैंड आफ्टर लेवलिंग, लेइंग डाउन ऑफ ड्रेनेज लाइन, ये सब चीजें जो कर रहे हो आप जमीन पे, सरकार बोली ये सब सेल ऑफ लैंड पे ही कवर है, मतलब शेड्यूल 3 में ही कवर्ड है, मतलब हम जीएसटी नहीं लेने वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद perquisites प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट टू एन एम्प्लॉय,
आप अगर कोई भी परक्विजिट प्रोवाइड कर रहे हो और आपका कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन था एम्प्लॉय के साथ, तो वो सर आपके सर्विसेज में कवर हो जाता है। मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के सर्विसेज में कवर हो जाता है, उस पे जीएसटी की बात नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेंडमेंट है, और मेरे को जो लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है सर। ये भयानक गजब इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है सर, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्शनेबल क्लेम को छेड़ दिया इन्होंने। ठीक है, पहले तो ऊपर वाला देखते हैं। द एक्टिविटीज ऑफ होल्डिंग शेयर्स बाय होल्डिंग कंपनी ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड सेम विल नॉट बी अट्रैक्टिंग जीएसटी। बाद में ऐड हुआ था, ये बाद में ऐड होने वाला है। सिंपल सी बात है, इन्होंने क्या बोला, अरे अमेंडमेंट शीट जो दी है उसमें है, ध्यान दो। इन्होंने बोला था सर अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी के शेयर्स रखती है, ठीक है, तो सरकार बोलती है उस केस में हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे और उस पे जीएसटी नहीं है। ये बहुत सिंपल पॉइंट था, ये इतना टिपिकल नहीं है। बट हुआ ये कि सर शेड्यूल 3 में इन्होंने एक्शनेबल क्लेम को बाहर किया था। फिर एक्शनेबल क्लेम के आगे लिखा था अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, बट इन्होंने सर बाद में क्या किया, उसको अदर देन स्पेसिफाइड लिख दिया था सर। और स्पेसिफाइड कुछ चीजों में इन्होंने लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, कसिनो, हॉर्स रेस एंड ऑनलाइन गेमिंग, ये तीन को एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी से बाहर किया। मतलब इन तीनों पे जीएसटी की बात है। ठीक है, ये तीनों पे जीएसटी की बात है। आ रही बात समझ? ठीक है, एक्सक्लूडेड लिखा सर, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ शेड्यूल 3, मतलब आपने इसको शेड्यूल 3 से बाहर फेंका, मतलब प्रैक्टिकली आप इसको जीएसटी के दायरे पे ला दियो सर। आई बात समझ? एमसीक्यू के लिए तो बेहद चांसेस है, बहुत बहुत चांसेस है, एमसीक्यू के लिए तैयार हो जाओ कि आने के चांसेस है। ठीक है, उसके बाद है सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस एट अ सिनेमा हॉल टैक्सेबल एज रेस्टोरेंट सर्विसेज। ये कोई एकदम रॉकेट साइंस वाला पॉइंट नहीं था, ये सिंपल पॉइंट था सर। फिर नो क्लेम बोनस याद है सर, गाड़ी का बताया था सर, साल भर गाड़ी ठुकी नहीं, क्लेम ही नहीं लिया, तो कंपनी बोलती है ले भाई हम नो क्लेम बोनस देते हैं। तो वो जो नो क्लेम बोनस देते हैं सर, क्या उस पे जीएसटी की बात है? नहीं। सरकार बोली साले जब वो वैल्यू में रहता ही नहीं है तो उस पे जीएसटी की बात ही क्यों आएगी सर। ठीक है, इसमें ये जो पॉइंट्स हम पहले भी पढ़े हैं और इसको पहले भी हम कवर किए हैं सर। ये agreeing to the obligation to refrain from an act, to do an act or a situation, or to tolerate an act or a situation to do an act। सर इसमें मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, आप इसके एग्जाम्पल्स अच्छे से पढ़ के जाना, आप इसके एग्जाम्पल जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि मेरे को जो लगता है ना एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनेंगे सर इसके। ठीक है, जैसे एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, ठीक है, कुछ नहीं करने के लिए आपको पैसा मिला। ठीक है, नॉन कंपीटिंग एग्रीमेंट, याद आया? प्लीज जरूर इसके एग्जाम्पल्स पढ़ के जाना, अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, कि वो सर बोले एक्स्ट्रा फ्लोर कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, वो क्या बोलते हैं सर, इंडस्ट्रियल यूनिट है। ठीक है, हाँ, एग्जाम के टाइम वो बच्चों के लिए हल्ला नहीं करेंगे। पता है ये सब चीजें ठीक है, ऐसा है सुनने में सिंपल है, बट एक बार पढ़ा हुआ रहेगा ना तो वो आपको एग्जाम में क्लिक करेगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। जीएसटी में कई बार क्या होता है पता है, चीजें इतनी ज्यादा सिंपल हो जाती है कि दिल से आता भी नहीं है कि इसका कोई ट्रीटमेंट करना है। पहले तो यही नहीं समझ आता इसमें सोचू भी जीएसटी, लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि कई सारी चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। तो इसीलिए इसके एग्जांपल्स पढ़ के जाना। इंस्टीट्यूट ने अभी तक इसको अपने मैट पे एकदम तरीके से हाईलाइट करके रखा है, मतलब इंस्टीट्यूट मेंटली प्रिपेयर्ड है कि जब तक वो पूछेगी नहीं ना तब तक इसको हाईलाइट के पार्ट से हटाएगी नहीं। जबकि ये अमेंडमेंट अभी का है ही नहीं सर, आपके भी पहले का अमेंडमेंट है, बट है तो है, इसको जरूर देख के जाना चाहिए। ठीक है, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन, टू टॉलरेट एन एक्ट याद है, लाउड स्पीकर बजा रहा है उसको सह रहे हैं हम। ठीक है, फिर वो आपके घर के बाहर ठेला लगा दिया, आप उसको सह रहे हो, याद आया? ठीक है, उसके बाद है सर एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, कुछ करना, किसी के लिए कुछ करके देना सर। ठीक है, वो सर सोसाइटी है, बाजू में इंडस्ट्री है, सोसाइटी वालों को नुकसान ना हो तो इंडस्ट्री के ऊपर वो चिमनी के ऊपर फिल्टर लगवा दिया, टू डू एन एक्ट। तो ये सर सप्लाई में कवर्ड है, इनमें जीएसटी है, इन्हें तो माना जाता है सर, शेड्यूल 2 में कवर किया गया सर। बट कुछ ऐसी चीजें हैं
जिनको सरकार बोलती है इनमें जीएसटी नहीं है, इन पे नहीं है, इसके नाम तो याद होना चाहिए। एक बार जब पहली बार पढ़ो तो अंदर पढ़ लो, आपको लग रहा है दूसरी बार भूल गए हो तो अंदर पढ़ना नीचे डिटेल में, अदरवाइज तो नाम तो याद होना चाहिए सर कि लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में आपसे कोई ये नहीं पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडेटेड डैमेजेस, सर ये तो नहीं पूछेगा सर, ऑब्वियस सी बात है, वो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस चाहेगा और उसका ट्रीटमेंट चाहेगा कि आप उसको क्या ट्रीट करते हो। लिक्विडेटेड डैमेजेस, चेक डिसऑनर, पेनल्टी पेड फॉर अनअकाउंटेड स्टॉक ऑफ रिवर बेड मटेरियल, फिर बॉन्ड अमाउंट रिकवर्ड, लेट पेमेंट चार्जेस, प्लीज जरूर देख के जाना, इसको जरूर देख के जाना, ठीक है। फिक्स चार्जेस कलेक्टेड, कैंसिलेशन चार्जेस, टिकट वगैरह, फ्लाइट वगैरह के केस में, इसमें जो नीचे एग्जांपल्स दिए हुए ना, इन एग्जांपल्स को जरूर देख के रहना, ये एग्जांपल्स बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे सर, इसको नहीं देखोगे तो दिक्कत है। ये वो सब केसेस है जिन पे जीएसटी की बात नहीं है, नहीं है, ये सब केसेस आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा सर कुछ करने से रोका जा रहा है या कुछ करने के लिए पैसा दिया जा रहा है या कुछ नहीं करने के लिए पैसा दिया जा रहा है, बट सरकार बोली इन सब केसेस को हम छोड़ते हैं और इन पे जीएसटी की बात हम नहीं करते, ठीक है। इसको अगर आपको वो इन केस अगर कोई पूरा ही भूल गया हो कि ये चीजें क्या थी, एकदम क्या ही समझ नहीं आ रहा है, तो पिछला वाला अमेंडमेंट की भी वीडियो डली हुई है, वहां से कवर अप कर लेना, ठीक है। अगर एकदम ही भूल गए होगे तो, नहीं भूले हो तो प्लीज बार बार वीडियोस पे मत जाओ, चुपचाप इसको पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा सर ये, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं, हाँ, टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, इसका क्वेश्चन दिया और मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको एक ही चैलेंज करता हूं, आप ढूंढ के दिखा दो। आपको 2 मिनट तक तो केस सिनेरियो पढ़ के यही नहीं समझ आएगा आरटीपी में कंपोजिट और मिक्स सोचना भी था भाई, क्योंकि ना क्वेश्चन में कोई हिंट, ना परसेंटेज दिए हुए, ना कहीं कुछ बोल रहा है कि मार्केट में कुछ ऐसा नेचुरली बंडल्ड आर्टिफिशियल बंडल्ड कुछ नहीं बोल रहा है। आपको दो सर्विसेज है, मैं आपको आरटीपी का बताता हूँ। क्वेश्चन क्वेश्चन ये था कि सर सामने वाला ना रेंटिंग की सर्विसेज देता था और रेंटिंग की सर्विसेज देने के साथ साथ वो क्या कर रहा था, वो सामने वाले को बोला भाई तेरे को रेंट पे दूंगा तो रेंट पे देने से पहले थोड़ा ठीक करा देता हूँ, तेरे को उसके बाद रेंट पे दूंगा। तो वो रेंट में देने से पहले जो ठीक कराया, ठीक कराने के लिए जो मटेरियल लेके आया उस पर जीएसटी लगता है। तो ये जो ठीक करा के दे रहा है और जो रेंटिंग में दे रहा है, ये कंपोजिट सप्लाई की मिक्स सप्लाई है, और मटेरियल का पैसा सामने वाले से लिए जिसको रेंट पे दे रहा है। अरे समझ, मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं उसकी जब वीडियो डालूंगा ना, आप 1 मिनट के लिए उसको सुनना और समझना, आप उसको लेमैन से पढ़ोगे ना, लिटरली बता रहा हूं, आप उसको जब तक एमसीक्यू के बाद प्रॉपर केस सिनेरियो नहीं पढ़ोगे आपको समझ भी नहीं आया। कोई भी बच्चा पहले केस सिनेरियो पढ़ा, खत्म खत्म फिनिश, समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि सर पहले आप एमसीक्यू पढ़ो तो आपको पता चलेगा लड़ाई हो रही है कुछ, फिर आपको समझ आया, अच्छा बेटा ये दो चीजों के रेट की लड़ाई है, चल रही मतलब ऊपर कंपोजिट या मिक्स पे लड़ाई है कुछ, फिर आप पढ़ोगे उस पैराग्राफ को तो आपको समझ आएगा अरे बाप रे ऐसा भी सोचना था उस जगह पे। बहुत अच्छा है आरटीपी, मैंने देखा, मेरे को तो अच्छा लगा। हाँ हाँ मिक्स है, क्योंकि आप रेंट तो ठीक है, रेंट का चार्ज करो, बट भाई किसी से, अरे यार बेचारा वो तो रहने आ रहा, तुम उससे रिपेयर भी ले लिए पहले से, वो आदमी तो रहना भी चालू नहीं किया है, तो आप बाद में लेते हैं उसके छोड़ने के बाद कि भाई तू एक तू खराब किया, ये किया वो किया, तो अलग मैटर है कि उसके डिपॉजिट में से काट दो, वो आदमी आया नहीं है अभी रहने, तो सर वो मिक्स सप्लाई है, कोई भी ऐसा करता नहीं है सर मार्केट में, ठीक है, तो वो हाईएस्ट रेट लगता है, बट वो अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, मैं देखा था केस सिनेरियो तो मेरे को अच्छा लगा था। हम्म नहीं बाद में कहा, बाद में कट करोगे तो पूरा मार्केट का ट्रेंड है, पूरी दुनिया करती है, पूरी दुनिया करती है, हर कोई करता है भाई, रेंट पे दिया तो कोई क्यों ना करेगा, सभी करते हैं। देखो टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट और मिक्स सप्लाई सिंपल है, एकदम इजी है सर। कंपोजिट सप्लाई ऐसे ही दिमाग में रखना सर, वो नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए, और मिक्स सप्लाई सर नेचुरल नहीं है सर, आर्टिफिशियली बंडल्ड है सर। अगर कंपोजिट है, नेचुरल है, तो हमने बोला था सर क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल का रेट रहेगा वही लेंगे सर, और मिक्स सप्लाई है तो हाईएस्ट रेट लेंगे। आई बात समझ, ये जो कंसेप्शन परसेप्शंस वगैरह ना, ये सब बकवास है, ये सब तो निहायती बकवास है, एग्जाम में ये सब नहीं आएगा सर, ये नहीं आने वाला, ठीक है। आई बात समझ, क्लियर हुआ।
तो ये तो कंप्लीट हुआ और क्वेश्चंस करते हैं। सीधा टेस्ट योर नॉलेज में क्वेश्चन है ना, आ जाओ नीचे। इतनी प्यारी है ना, ये देखो ये देखो, मैं जो बोला ना अभी भी, इंस्टीट्यूट इसको हाईलाइटेड पार्ट में रखिए और एग्जाम्पल सहित रखिए। तो बोल रहा हूँ इसको नहीं छोड़ना मतलब नहीं छोड़ना, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, अगर टाइम मिले कभी भी *2 देखो, *1.5 देखो, जैसे देखना है देखो, बट इनकम टैक्स का ना डिस्क्रिप्टिव वाला तो आपको जितनी स्पीड में देखना है देखो, मेरे को कोई इशू नहीं, बट जो एमसीक्यू और केस सिनेरियो मैंने सॉल्व करा है उसको बड़े पेशेंस से देखना। उसमें मैंने बहुत सारी बातें बोल बोल के बताई है कि कहाँ कहाँ मिस्टेक होगी, क्या क्या नई नई चीजें सोचनी है, कितना अमेंडमेंट घसीटा है बे, इतना अमेंडमेंट घसीट दिया ना, मैं बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन में 3 अमेंडमेंट घसीट के पूछा है उसने। मतलब आदमी ठीक है, एक तो याद रखता है, 2 भी याद रखता है, वो 3 अमेंडमेंट घुसा के पूछा है। और पूरा ऐसा है कि मतलब मेरे को नहीं पता इंस्टीट्यूट को ऐसा क्या लग रहा था कि वो नवंबर में अमेंडमेंट नहीं पूछ पाएगी, पूरा मई में ही पूछ देती हूँ। इतनी हड़बड़ी क्यों थी अमेंडमेंट में? भाई पूछती, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पूछना है भाई, जायज अमेंडमेंट दियो तो पूछो। पूरा ही आरटीपी में एक बार में घुसेड़ दी। अरे भैया नवंबर वाले भी तो जिंदा है ना, उनसे भी पूछ सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं था। पूरा ही डाल दिया भाई। अरे मैं बता रहा हूँ लिटरली, मैं इनकम टैक्स की केस सिनेरियोस देखा, कहाँ नहीं है उसमें, मतलब केस सिनेरियो में 115 बीएससी भी डाला, वो 115 बीएससी डाला तो डाला, उसके बाद वो उसका वो भी चेक कर रहा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन लोगों को पता है कि नहीं चेंज हो गया, वो 115 बीएससी में मिलेगा, वो भी चेक कर रहा है। फिर उसके बाद वो चेक कर रहा है कि एक बच्चा ये सोच पाता है कि नहीं, कि क्या बोलते हैं 43B का पेमेंट, उसमें अमेंडमेंट था, याद है, माइक्रो एमएसएमई के लिए अमेंडमेंट था, वो अमेंडमेंट उसमें भी क्या किया उसने, माइक्रो स्मॉल मीडियम, मीडियम जबकि था ही नहीं, माइक्रो और स्मॉल के लिए कवर हो रहा है। इतने भयानक टाइप से अमेंडमेंट कवर किए, अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, बहुत गजब अमेंडमेंट कवर किया। मेरे को तो ऐसा लगा इंस्टीट्यूट बोले दूसरी आरटीपी जीवन में नहीं निकलेगी, यही फाइनल है बस इस अमेंडमेंट की, ऐसे निकालिए इंस्टीट्यूट भर भर के। इनकम टैक्स की तो पूरे अमेंडमेंट कवर कर दी इंस्टीट्यूट, वो 54 और 54F का अमेंडमेंट कवर करी, क्या प्यार से कवर कर। क्वेश्चन वो है जो इंस्टीट्यूट में अटका है, आखिरी लाइन वो है जो अमेंडमेंट की है। बच्चा ऊपर से अरे ये क्वेश्चन तो आता है, बाद में नीचे पहुंचा, अबे ये क्या था। वो इतना जबरदस्त चमत्कार है इंस्टीट्यूट ने, मतलब बोला देख पेशेंस रख, आखिरी तक पढ़िए रहना। चलो चलो आगे क्वेश्चन। चलो सर आंसर्स आप लोग करेंगे तो अच्छा लगेगा, मुझे तो वैसे भी सब आता है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। मेघराज एंड कंपनी विशेस टू कमेंस द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग रेडीमेड गारमेंट्स विद इन पंजाब and in the neighboring state of Delhi and Haryana. Kindly state as to what is the taxable event under GST. Taxable event क्या होता है सर? अबे चुप है, सारे सप्लाई होता है नालायक, टैक्सेबल इवेंट सप्लाई होता है जीएसटी में, एंड लेविबिलिटी ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईटीजीएसटी ऑन द सेम। तो वो डिपेंड करता है इंट्रा स्टेट्स पे, ठीक है। चलो ये एग्जाम में नहीं आएगा, इतना इजी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। Damodar Private Limited, registered in Delhi, is planning to transfer some goods to its branch registered in West Bengal without any consideration, so that the goods can be sold from the branch. The company believes that the transaction that will be taken by it would not qualify as supply, as no consideration is involved. Ascertain whether the transfer of goods by the Damodar Private Limited to its branch office would qualify as supply. Yes, as per schedule 1, ठीक है। याद रखना सर, आंसर्स तरीके से लिखना है, ऐसा नहीं यस बाकी तो खुद सोच ले, ऐसा नहीं होता है सर, आपको बताना होगा ना सर, ठीक है। पृथ्वी एसोसिएट्स इज एंगेज इन द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, इट inquires from its tax advisor as to whether any activity can be treated as supply even if made without consideration. हाँ जी, अब वो इंस्टीट्यूट मई 23 में जब एक बार वो पूछ चुकी है कि ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जिनमें कंसिडरेशन नहीं भी होता उनको सप्लाई माना जाता है, तो इंस्टीट्यूट दोबारा भी पूछ सकती है। आया था 4 मार्क्स का लिखने को, 4 ही ट्रांजेक्शन लिखना था, तो आप में भी आ सकता है, वो मई 23 में पूछ दी तो आप में भी पूछ सकती है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
जबकि वो अमेंडमेंट का उस टाइम पार्ट भी नहीं था, फिर भी पूछ दी थी। देखो भाई, कंपोजिट सप्लाई इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज व्हिच अट्रैक्ट द हाईएस्ट। नहीं सर, कंपोजिट में क्या होता है सर? प्रिंसिपल रेट होता है, हाईएस्ट नहीं होता, प्रिंसिपल होता है। ठीक है, अच्छा, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट, क्या लिखोगे स्टार्टिंग में? हाँ? नहीं नहीं नहीं, यही सबसे बड़ी मिस्टेक। पहले आप सीधा स्टेटमेंट बताओ, द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट या करेक्ट, जो आपको लिखना हो, उसके बाद आपको जो बताना है बताओ। सर अगर स्टार्ट सही नहीं रखोगे मार्क्स काट देगा। आप सजेस्टेड आंसर देख लो, इंस्टीट्यूट के हर सजेस्टेड आंसर में वो पहले स्टेटमेंट बताता है करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, उसके बाद नीचे उसका एक्सप्लेनेशन होता है। और एक्सप्लेनेशन में ये मत करना कि लॉ ना लिखे, सीधा कंक्लूजन लिख दिए, नहीं सर। एक्सप्लेनेशन मींस उससे रिलेटेड लॉ क्या है, क्योंकि आप किसी चीज को डायरेक्टली करेक्ट इनकरेक्ट बोल रहे हो तो आप अपने जस्टिफिकेशन तो दो कि डायरेक्टली क्यों बोल रहे हो उसको करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, उसके बाद देखो, transfer of title and or possession is necessary for a transaction to constitute a supply of goods. Yes, ट्रांसफर ऑफ टाइटल तो होना ही चाहिए सर, ओनरशिप पास होना चाहिए सर। ठीक है, फिर इसके बाद यहां से प्रॉपर क्वेश्चन चालू होते हैं, यहां से सब पार्टिसिपेट करेंगे सर। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7, रीड विद शेड्यूल 1। देखो भाई, Suleka manufacturers have a factory in Delhi and a depot in Mumbai. Both the establishments are registered in respective states. Finished goods are sent from factory in Delhi to the Mumbai depot without consideration so that the same can be sold from the depot. बताओ भाई, क्या इसे सप्लाई माना जाएगा? यस, इसे सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, क्यों? शेड्यूल पूरा बोला करो सर, शेड्यूल 1 में डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है मैम, सप्लाई बता दिए तो टैक्सेबल तो ऑटोमेटिक। ठीक है, चलो। Raman is an architect in Chennai. His brother, who is settled in London, is a well-known lawyer. Raman has taken legal advice from him free of cost with regard to his family dispute. नहीं आएगा सर, फैमिली डिस्प्यूट है। देखो रिलेटेड तो है, कोई रिलेटेड में दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत ये है कि सर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो सर बात ही नहीं आती। Would your answer be different if in the above case Raman has taken advice in respect of his business? तो सर सप्लाई मानते हैं और इस पे जीएसटी की बात आएगी। ठीक है, क्या बोलिए? वाह, वेरी गुड। हाँ तो गुड तो बोला, वेरी गुड बोला। चलो चलो खत्म करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सप्लाईज वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज पर शेड्यूल 2। चलो भाई फटाफट बताते रहना सर, सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज है? रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, ठीक है। Goods forming part of the business asset are transferred or disposed of by or under direction of person carrying on the business as no longer to form part of those assets. बोलो भाई। ऐसे तो मत करो, आधे लोग गुड्स आधे लोग सर्विसेज, जो आप बोलो भाई। नहीं तो जाके देख लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, समरी बुक में सब है, आप देखो मिलेगा, सब मिलेगा। पक्का? ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स। अगला, ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन सच गुड्स। चलो ठीक है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट व्हिच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी शैल पास एट अ फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ, ठीक है। उसके बाद आ गया, determine whether the following supplies would be treated as supply of goods or supply of services as per schedule 2. Temporary transfer or permanent permitting use or enjoyment of any intellectual property rights। बोलो भाई। सर्विस, ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, any treatment or process which are required to be which is applied to another person's good services। फिर ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ये तो गुड्स है। अगला, goods supplied on hire purchase basis will be treated as supply of services। क्या लगता है? Schedule 2. Examine whether the import of services in the following independent cases would amount to supply under section 7। बताना है सर। चलो, मिस श्रीनीति कौशिक
received interior decoration services for her residence located at Bandra, Mumbai from Mr. Rachel of Sydney, Australia. The amount paid for the said services is 5,000 Australian dollar. बोलो भाई अबे पागल, सप्लाई है कि नहीं है आपको ये बताना है पक्का जी। कंसिडरेशन है तो चाहे बिजनेस से रिलेट करे ना करे आपको सोचना ही नहीं है सर, टैक्सेबिलिटी तो आएगी सर, तो मैं इसको सप्लाई लिख लेता हूँ। ठीक, Ms. Sriniti Kaushik received interior decoration services for her residence located at Bandra, Mumbai from her brother Mr. Varun residing in Sydney, Australia. Wholly dependent on Ms. Sriniti. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मजाक मत करना इस पे, इसीलिए बोल रहा हूँ रिलेटेड की पर्सन ढंग से डेफिनेशन पढ़ के जाना। फर्दर मिस श्रीनिति डिड नॉट पे एनी कंसिडरेशन फॉर द सेट सर्विस। बताओ भाई पक्का जी। सर ये सप्लाई नहीं होगा क्योंकि सर रेसिडेंस, अगर यहाँ पर बिजनेस होता ना तो टैक्सेबल में आ जाता सर वो। ठीक है, शेड्यूल 1 में कवर कर देते हैं। Will your answer change in the above case if Ms. Sriniti has taken interior decoration service with regard to her business premises and not for her residence? तो फिर तो ये टैक्सेबल हो जाता सर। ठीक है, अगला देखो सर, डमडम इलेक्ट्रॉनिक्स has sold the following electronic items to Akbar retail store: रेफ्रिजरेटर, स्टेबलाइजर, एलईडी टेलीविजन, स्प्लिट एयर कंडीशनर टैक्सेबल, और स्टेबलाइजर फॉर एयर कंडीशनर। तो ये तो issued a single invoice indicating price of each of the above items separately in the invoice, तो separately in the same। तो बताओ भाई मिक्स सप्लाई है, क्रिस्टल क्लैरिटी है, हाईएस्ट रेट कितना है 28, क्या उसी के हिसाब से लगेगा? ठीक है, उसके बाद देखो Manikaran, a registered supplier of Delhi, has supplied 20,000 packages at ₹30 each to Mukhija gift shop in Punjab. Each package consists of 2 chocolates, 2 fruit juice bottles, and a packet of toy balloons. Determine the rate of GST applicable in the given case, assuming that the rate of GST to be as under. बताओ भाई क्या ये मिक्स सप्लाई है? यस सर, अलग से दिख रहे हैं, नेचुरली बंडल्ड है, सॉरी आर्टिफिशियल बंडल्ड है, तो 18% लगेगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, मजा तो इंदो पे आ जाए। चलो, Gagan Engineering Private Limited, registered in Haryana, is engaged in providing maintenance and repair services for heavy steel machinery. For carrying out the repair work, Gagan Engineering Private Limited send its container truck equipped with items like repair equipment, consumables, tools, parts, etc. from Haryana workshop to its own repair center, registered under GST law, located in other states across India where the client's machinery are being bought and are being repaired. Discuss the liability on the GST on the interstate movement of the truck from the workshop of the Gagan Engineering Private Limited in Haryana to its own repairing centers located in other states across India. बोलो भाई। आप लोग क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे हो ढंग से, इसीलिए मैंने बोला था यहीं से मजेदार कहानी है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे? ट्रक कहाँ जा रही रिपेयर के लिए, आप मुझे ये बताइए, ट्रक कहाँ जा रही रिपेयर के लिए? ट्रक में सामान जा रहा है जो रिपेयर का है। कहाँ लिखा है ट्रक रिपेयर के लिए जा रही है? आराम से पढ़ लो, कोई गड़बड़ी नहीं है। बोल तो रहा हूँ मजे हो जाएंगे सर, आप थोड़ा भी जीएसटी में इधर उधर ध्यान नहीं दिए, मेरे को दिक्कत नहीं है, होश उड़ जाएंगे सर। उसने पूछा क्या इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ ट्रक्स, और ट्रक में जा रहे हैं रिपेयर के सामान, ये कहाँ लिखा है ट्रक रिपेयर के लिए जा रही है? उसने बोला सर मेरी तो अलग अलग जगह ब्रांचेज है जहां पर मैं रिपेयर के सामान भेज रहा हूँ ताकि जो कस्टमर वहां पर लाएगा उसकी मशीन ठीक हो जाएगी। ये कहाँ लिखा है कि सर ट्रक ही जा रही है रिपेयर के लिए? जो गुड्स जा रहा है उस ट्रक में तो हाँ उस पे जीएसटी है, और वो भी आपको लिख के नहीं आना है कि जो गुड्स जा रहा है उस पे जीएसटी, क्योंकि वो ऐसा पूछ ही नहीं रहे आपसे। वो प्यार से एक ही चीज पूछ रहे, भैया मेरे को ट्रक का बता, मेरे को बाकी आगे पीछे कहानी नहीं चाहिए। आ रहा है समझ? थोड़ा ध्यान से, कभी हड़बड़ाना मत जीएसटी के क्वेश्चन में। जीएसटी में ना बहुत छोटी छोटी बातों पे घुमाता है, इनकम टैक्स ऐसा नहीं होता है कि छोटी छोटी बातों पे आपको इधर उधर करेगा। जीएसटी ना छोटे छोटी बातें, छोटे छोटे पॉइंट्स पे इधर उधर करता है जीएसटी। ठीक है, अगला देखो, ये तो लास्ट क्वेश्चन है ना। Sarvanas and Son wishes to start supplying alcoholic liquor for human consumption in the state of Tamil Nadu.
Therefore, it applies for license to the Tamil Nadu government for selling liquor for which the state government has charged specified fee from it. Examine whether the grant of alcoholic liquor license by the Tamil Nadu government to Sarvana and Sons qualifies as supplier. क्यों? क्यों? और ये तो लाइसेंस है. वेरी गुड सर. एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को हमने बाहर रखा है सर, नॉन टैक्सेबल कैटेगरी में रखा है, तो उससे रिलेटेड अगर लाइसेंस है तो उस पर भी टैक्सेबिलिटी की बात नहीं है. आई बात समझ. ये हमारा सप्लाई वाला कंप्लीट हो गया. ठीक है.